कोरोना की दूसरी लहर में पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। ऑक्सीजन का शॉर्टेज कोरोना मरीजों का दम फुला रहा है। बेड के लिए लोग अस्पताल के दर दर की टोकरे खा रहे हैं। लेकिन इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर की खतरे की घंटी भी अब बज उठी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने तो यहां तक कह दिया है कि जुलाई अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका है और तब कोरोना और भी विकराल हो जाएगा। तिसरी वेव्ह जी कदाचित एपिडेमियोलॉजिस्टच्या अनुषंगाने जुलै ऑगस्टमध्ये अपेक्षित है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री को सुना आपने? जुलाई अगस्त में दिखेगा कोरोना का एक और भी विकराल रूप और तीसरी लहर महाराष्ट्र में तबाही मचा सकती है। तीसरी लहर का खतरा तब मंडरा रहा है जब देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। हर रोज यहां पर 60,000 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। यहां 15 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियों को बढ़ाया जा चुका है और अब इसी बीच राज्य में कोरोना की तीसरी लहर आने का भी खतरा मंडरा रहा है और इस बड़े खतरे से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार अभी से एक्शन मोड में आ गई है। तिसरी वेव्ह जी कदाचित एपिडेमियोलॉजिस्टच्या अनुषंगाने जुलै ऑगस्टमध्ये अपेक्षित आहे, त्याच्या अगोदर आपण सर्वच पद्धतीनं आपण परिपूर्ण असलो पाहिजे ऑक्सिजनमध्ये। ऑक्सिजन नाही हे तिसऱ्या वेव्हच्या अगोदर अजिबात ऐकून घेतलं जाणार नाही असा इशारा खऱ्या अर्थाने माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा या बैठकीत दिलेला आहे। मग त्यामध्ये आपण स्वयंपूर्ण आपण असलो पाहिजे। प्रत्येक तालुक्यामध्ये स्वतःचा ऑक्सिजन जनरेटर प्लांट असला पाहिजे। लिक्विड ऑक्सिजन असेल तर लिक्विड ऑक्सिजनचं स्टोरेज टँक असला पाहिजे। मोठ्या संख्येने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर असले पाहिजे। ऑक्सिजनसाठी आज जी धावपळ आहे ती असता कामा नये। किसी को अंदाजा नहीं था कि अप्रैल की तस्वीर इतनी भयावह होगी। संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप के आगे हेल्थ सिस्टम चरमरा चुका है। किसी को यह भी मालूम नहीं कि मई और जून में क्या होने वाला है, कौन बच पाएगा, कौन बच नहीं पाएगा। मन में तरह तरह के सवाल पैदा होने लगे हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या महाराष्ट्र के बाद पूरे देश में भी कोरोना की तीसरी लहर से त्राहिमाम होगा? क्या दूसरी लहर से भी ज्यादा भयावह होगी कोरोना की तीसरी लहर? आज इन्हीं सवालों की पड़ताल होगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में देश में 3,86,000 नए केस सामने आए हैं कोरोना के, जबकि 3,498 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। एक दिन में सामने आए नए मामलों में से 73.05% मामले महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली समेत 10 राज्यों में सामने आए हैं। कोरोना से सिर्फ 3 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, छत्तीसगढ़ में 50% मौतें हुई हैं। मेडिकल एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये संकट अभी थमने वाला नहीं है। 15 मई के करीब हर दिन देश में 8 से 10 लाख केस आ सकते हैं। ऐसे में तीसरी लहर की आशंका ने और डरा दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो रहा कि हम लोग डिनाई करते रहे कि इसमें न्यू म्यूटेंट का कोई रोल है, बट ये न्यू म्यूटेंट जो 6B1617 जो है आपका, जो बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र से मिला, वो भी एक रिस्पॉन्सिबल कॉज है सेकेंड वेव का। तो सेकेंड वेव का जो सिलसिला है ये लगता है कि मिड ऑफ मई तक चलेगा। जहाँ तक थर्ड वेव की बात है वो आएगा, वो कितना होगा ये कहना मुश्किल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले साल सितंबर में कोरोना की पहली लहर आई थी, फिर इस साल अप्रैल में कोरोना की दूसरी लहर आई और अब तीसरी लहर से त्राहिमाम का खतरा भी सामने आ रहा है। हमारे देश में ट्रेंड पाया गया कि करीब सितंबर तक हमारे यहाँ जो एक पीक आई, उसके बाद से अप्रैल माह से फिर से हमने एक पीक देखी। यह ट्रेंड दूसरे देशों में, वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी सेकेंड वेव के रूप में पाया गया। यहाँ तक कि कुछ देशों में थर्ड वेव के रूप में भी इस टाइप की वेव्स आती रही हैं और इन सभी वेव्स को जब दूसरे देशों में भी इस टाइप का ट्रेंड नोट किया गया, तब हमेशा फोकस रहा है कंटेनमेंट पर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर और साथ में एक नए सपोर्ट के रूप में वैक्सीनेशन के ऊपर। देश में जब रोज कोरोना के मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ रही है, कोरोना की दूसरी लहर में हर मरीज सांसों के लिए लड़ रहा है। हर राज्य में अस्पताल दर अस्पताल लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। ऐसे में ऑक्सीजन और इलाज की व्यवस्था को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 23 राज्यों को 8,593 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलॉट किया गया है। वहीं 162 पीएसए प्लांट को भी मंजूरी दी गई है। डीआरडीओ के तहत 500 एक्स्ट्रा पीएसए प्लांट को मंजूरी दी गई है। वहीं 21 अप्रैल को
1.25 लाख से ज्यादा सिलेंडर की खरीद के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। ऑक्सीजन के आयात को भी तय कर दिया गया है, जिसमें 200 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिंगापुर और 1800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के लिए अबू धाबी में ऑर्डर दिया गया है, जिसके अंतर्गत हम 50% जो हमारे नाइट्रोजन और आर्गन टैंकर्स होते हैं, करीब 600 टैंकर, उनको ऑक्सीजन सप्लाई के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। साथ ही 138 क्रायोजेनिक टैंकर जो ऑक्सीजन के लिए इस्तेमाल होंगे, उनको भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमने कैसे इंडस्ट्रियल यूज ऑफ ऑक्सीजन को प्रोहिबिट किया है, जिसके थ्रू हमारे को करीब 1000 मीट्रिक टन एडिशनल ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी देश में सुनिश्चित की जाएगी। राजस्थान और यूपी में दूसरी लहर पहली लहर के पीक के 5 गुना है। छत्तीसगढ़ में पिछली लहर के पीक से 3.5 गुना है दूसरी लहर में तबाही, जबकि दिल्ली में दूसरी लहर पिछली बार के पीक के 3.3 गुना है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने भी इस महामारी को सदी में एक बार आने वाली आपदा करार दिया है। आईआईटी के वैज्ञानिकों के बनाए मॉडल के मुताबिक देश में 14 से 18 मई के बीच कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों का आंकड़ा 38 से 48 लाख तक हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर का पीक 2-3 हफ्ते में आ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि दूसरी और तीसरी लहर ज्यादा भयावह क्यों होती है? मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहली लहर जैसे ही कमजोर पड़ती है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि संक्रमण का चेन पूरी तरह से नहीं टूटा है। दूसरा कारण यह है कि लोग दोबारा तेजी से आपस में घुलना मिलना शुरू कर देते हैं, और तीसरा कारण म्यूटेशन है। मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी लहर और ज्यादा भयावह हो सकती है, लेकिन एक लेवल के बाद मृत्यु दर में बहुत ही तेजी से गिरावट आ जाएगी। आज लगातार 9वां दिन है, जबकि देश में 3 लाख से ज़्यादा केसेस हो रहे हैं। ये सेकेंड वेव जो है, काफ़ी जो सर्ज है, ये बहुत ही ऊपर गया और परसिस्टेंट रहा। कुछ जो चीज़ें थी वो हम लोगों से गलतियां हुई। एक तो कि हम लोगों ने बहुत जल्दी कोविड अप्रोप्रिएट छोड़ दिया, अप्रोप्रिएट बिहेवियर छोड़ा, अपने जो गार्ड्स थे उसको कम कर दिए। दूसरी चीज़ें हुई कि बहुत सारी इलेक्शन की रैलियां और जो धार्मिक आयोजन हुए वहाँ भी काफ़ी स्प्रेड हुआ। उम्मीद कीजिए कि दूसरी लहर जल्द खत्म हो जाए, हालांकि इसके बाद भी तीसरी लहर आने की आशंका है। अगर उसमें भी हम ढीले पड़े तो ये हम सब पर बहुत ही भारी पड़ेगा। इसलिए सबको याद रखना होगा कि महामारी लहरों में आती है और वैक्सीनेशन के बावजूद भी लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। देश इस वक्त लाइलाज बीमारी से जंग लड़ रहा है। लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। किसी को इलाज मिल रहा है तो कोई बिना इलाज के ही मरा जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विपदा की इस घड़ी में कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कोई मरे या जिए, उन्हें तो पैसे से मतलब है। इसके लिए वो जिंदगी की डोर थामने वाली ऑक्सीजन की कालाबाजारी तक कर रहे हैं। गिद्ध के रूप में शहरों में इंसान घूम रहे हैं। सांसों के सौदागर, कोरोना काल में मौत का कारोबार। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं बल्कि 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को पुलिस ने बरामद किया है। अस्पताल में बेड नहीं है, इंजेक्शन की भारी किल्लत है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान जा रही है, सरकारी सिस्टम आईसीयू में है, अस्पताल से लेकर सरकार तक सब परेशान है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन हालातों में भी कालाबाजारी कर रहे हैं। हर सांस का मानो सौदा हो रहा है, जिंदगी की बोली लगाई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही मौत के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं और यहाँ इंसानी जिंदगी को दांव पर लगाकर पैसा बनाया जा रहा है। जिस ऑक्सीजन से लोग मौत के मुंह से बाहर निकल सकते हैं, उसकी बाजार में बोली लगाई जा रही है। तस्वीरों को गौर से देखिए। पुलिस ने 170 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को बरामद किया है। पुलिस ने 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम हिमांशु खुराना, पवन मित्तल, हिमांशु और आयुष बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से बरामद ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की कीमत बाजार में लगभग 2 करोड़ रुपए है। एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को 90,000 से 1,10,000 रुपए में बेचा जा रहा था। टोटल 4 लोगों को गिरफ्तार करके उन्हीं से लगभग 170 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स मशीन्स बरामद हुई। ई ग्रुप का मेन काम है यही है दैट ये इम्पोर्टेंट जो अभी फिलहाल बहुत ज़रूरत पड़ रही है कोविड-19 इलाज के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन्स को एक काफ़ी महंगा बेस्ड है।
ये लगभग अराउंड एक मशीन को लगभग 1 लाख और 1,10,10,000 के आसपास बेचते हैं। शहरों के नाम बदल जाएंगे लेकिन हालात नहीं बदल रहे हैं। लोग ऑक्सीजन की किल्लत से मर रहे हैं लेकिन कालाबाजारी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। तस्वीरें राजस्थान के भरतपुर की हैं। काले लिबास में लिपटे शख्स का कारनामा उससे भी काला है। आरोप है कि परविंदर अस्पताल से ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा था। परविंदर राज बहादुर मेमोरियल हॉस्पिटल में ट्रॉली पुलर है। आरोप है कि ये 4,000 रुपए लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी कर रहा था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। ऑक्सीजन ऑडिट के क्रम में आरबीएम हॉस्पिटल का विजिट किया गया था। विजिट में यहाँ पे ये सामने आया कि एक यहीं का ट्रॉली पुलर जो 4-5 हज़ार रुपये लेकर के ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहा था, उससे पूछने पे सामने ये आया कि उसने मेडिकल वार्ड से एक सिलेंडर लेकर के और किसी पेशेंट के अटेंडेंट को उसने बेचा था। जानकारी में आने पर तत्काल जो है उसको पुलिस हिरासत में लिया गया और उससे और पूछताछ की जा रही है। भरतपुर ही नहीं बल्कि गुलाबी नगरी जयपुर में भी काला खेल खेला जा रहा है। जिस ऑक्सीजन से लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है उसकी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। जयपुर पुलिस ने ऐसे ही एक शख्स को गिरफ्तार किया है और 23 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर और 4 छोटे सिलेंडर भी पुलिस ने बरामद किए हैं। ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई रामलाल नाम का व्यक्ति है, उसने ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अवैध भंडारण कर रखा है और वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। तो अभी कोरोना के इस काल के अंदर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन को देखते हुए इस इन्फॉर्मेशन की तस्दीक की। उक्त व्यक्ति रामलाल को हम लेकर के आए हैं, जिसके कब्जे से 26 भरे हुए सिलेंडर मिले हैं। 24 सिलेंडर बड़े हैं, 22 सिलेंडर बड़े हैं और 4 सिलेंडर छोटे हैं। सभी भरे हुए सिलेंडर हैं ऑक्सीजन के। तो नियमानुसार अभी इनको जब्त करके और जो भी प्रशासनिक आदेश होंगे उसके साथ कार्रवाई की जाएगी। देश इस वक्त लाइलाज बीमारी से जंग लड़ रहा है। लोग अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। किसी को इलाज मिल रहा है तो कोई बिना इलाज के ही मारा जा रहा है। सरकारी सिस्टम इस बीमारी के सामने बेबस नजर आ रहा है। ऐसे वक्त में कालाबाजारी के इस खेल को रोकना बेहद जरूरी है। केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को ऑक्सीजन और दवाओं की कालाबाजारी पर रोक लगाना होगा, नहीं तो ये इंसानी रूप में घूम रहे गिद्ध लोगों को नोच खाने की फिराक में बैठे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना काल के गिद्ध न सिर्फ सांसों का सौदा कर रहे हैं बल्कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन रेमडेसिविर की भी कालाबाजारी करने में जुटे हुए हैं। कहीं तीमारदारों को ऊंचे दामों पर नकली इंजेक्शन बेचा जा रहा है तो कहीं दूसरी दवाई पर रेमडेसिविर का स्टिकर लगाकर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। कोरोना के इन गिद्धों को पता है कि अपनों की जान के लिए इस समय लोग मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं। यही वजह है कि देश के कई राज्यों में सांसों के सौदागर, पैसों के भूखे लोग इंसानियत को शर्मसार कर पाप की कमाई से अपनी जेब भर रहे हैं। एक तरफ कोरोना से जा रही जान, दूसरी तरफ सांसों को बेचने का गंदा काम। एक तरफ महामारी पड़ रही भारी, दूसरी तरफ इंजेक्शन की कालाबाजारी। देश इस वक्त किलर कोरोना से करहा रहा है। हर दिन कोरोना लोगों की जिंदगी ले रहा है, लेकिन इस कोरोना महामारी से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है आपदा के वक्त में लालच की फसल काटने वाले शैतान। वो शैतान जो इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे हैं, ये वो लुटेरे हैं जो अपनों की जिंदगी बचाने में जुटे लोगों की खून पसीने की कमाई लूटकर अपनी तिजोरी भर रहे हैं। कोटद्वार नकली इंजेक्शन का भांडाफोड़। देवभूमि में कोरोना का मीटर तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोगों की सांसों पर संकट गहरा रहा है। लोग अपनों की जिंदगी बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गैंग बनाकर लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर काली कमाई करने में जुटे हैं। कोटद्वार में दिल्ली पुलिस ने छापा मारकर 5 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो नकली रेमडेसिविर बेचकर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 196 इंजेक्शन जब्त किए। ये लोग 25,000 में एक इंजेक्शन बेचते थे। नोएडा दवाइयों की कालाबाजारी। नोएडा में भी इंसानियत को ताक पर रखकर लोग कालाबाजारी का खेल खेल रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये तीनों लोग तीमारदारों की लाचारी का फायदा उठाकर उनको महंगे दामों पर इंजेक्शन बेचा करते थे।
सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से एक शख्स खुद डॉक्टर भी है। जिन डॉक्टर्स को लोग भगवान मानते हैं, कोरोना वॉरियर्स बुलाते हैं, ऐसे में रातों रात अमीर बनने की चाहत में वही डॉक्टर मरीजों की जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी रेमडेसिविर की एक इंजेक्शन को 25 से 35 हजार में बेचते थे। सोचिए, 3000 से 4000 तक में बिकने वाले इंजेक्शन 30,000 में लोगों को बेचे जा रहे हैं। 3 व्यक्तियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 3 वायल्स के साथ गिरफ्तार किया गया। इसमें 3 व्यक्ति मुजीब, हमजा तथा डॉक्टर इमाम को गिरफ्तार किया गया है। उस इंजेक्शन को इन्होंने जो है उसके बाद उसका कालाबाजारी करना शुरू कर दिया और डॉक्टर इमाम के माध्यम से ऐसे गैर ज़रूरतमंद पेशेंट से जिनकी आवश्यकता के उपरांत जो है उनके पास इंजेक्शंस बच गए हों या उन्हें आवश्यकता ना हो, उनसे ये इंजेक्शंस नॉर्मल रेट्स पर खरीदते थे और उससे जो है करीब 35,000 रुपये में मार्केट में बेचते थे और प्रॉफिट शेयर करते थे। वडोदरा 5 लाख का इंजेक्शन जब्त। गुजरात के वडोदरा में भी इंजेक्शन को ब्लैक में बेचने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। पुलिस ने यहां छापेमारी कर बड़ी मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप को जब्त किया, जिसकी कीमत 5 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। ये लोग इंजेक्शन को जमा कर जरूरतमंद मरीजों को ऊंचे दामों पर बेचने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। पुलिस के मुताबिक ये सारी दवाई नकली हैं। दूसरी दवाई पर रेमडेसिविर का स्टिकर लगाकर ये आरोपी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये सभी इंजेक्शन नकली थे और ये नकली इंजेक्शन बेच के कोरोना की महामारी में इन्होंने मरीजों की हेल्थ के साथ, स्वास्थ्य के साथ, ज़िंदगी के साथ बहुत गंभीर चेड़ा किया है, बहुत गंभीर इनकी निष्काळजी है और गुनाह किया है। ये दोनों इंजेक्शन नकली हैं, एक हेट्रो कंपनी का था और एक जुबिलेंट कंपनी का था। ये लोग न्यूमोनिया की एंटीबायोटिक जो दवाई है उसको लाके उसका स्टिकर उतार के और नकली रेमडेसिविर की पैकेजिंग और नकली रेमडेसिविर का स्टिकर उस पे लगाया है इन्होंने। शहर शहर लोग आपदा में अपने फायदे के लिए लोगों को लूट रहे हैं। लोगों की मजबूरी, बेबसी, लाचारी को अपनी काली कमाई का जरिया बना रहे हैं। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि जो इंसान जैसा करता है उसे एक दिन वैसा ही भरना पड़ता है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना की वजह से देश करा रहा है, रोजाना कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है तो मरने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ऐसे वक्त इंसानियत दिखाने के बजाय कुछ लोग हैवानियत दिखा रहे हैं। कालाबाजारी के साथ साथ मृतकों के सामानों से चोरी करने का मामला भी सामने आ रहा है। मौत के बाद भी नोच रहे हैं इंसानी गिद्ध। कोरोना की दूसरी लहर से हिंदुस्तान में चीत्कार मचा है, हर ओर मातम है, खौफ का मंजर है। लोग अस्पतालों के बाहर मारे मारे फिर रहे हैं। किस तरह से अस्पताल में बेड मिल रही है तो ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन मिल रहा है तो उसकी पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से लोगों की जान जा रही है। ऐसे वक्त में इंसानियत के बजाय कुछ अस्पतालों के कर्मचारियों पर हैवानियत का आरोप है। जालना के एक वार्ड बॉय पर कोरोना पीड़ित मृतक के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए। जालना शहर के इंदिरा नगर में रहने वाले कचरू पिंपराले ने कुछ दिनों पहले कोरोना टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनको जिला कोविड अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनके इलाज के दौरान मौत हो गई। पिंपराले की मौत के कुछ ही समय बाद उनके अकाउंट से कुछ पैसे ट्रांसफर होने की बात उनके रिश्तेदारों के नजरों में आई। जब उनके बैंक स्टेटमेंट्स और मोबाइल डिटेल्स को खंगाला गया, तब पिंपराले के मोबाइल से उनके उंगली के निशान इस्तेमाल करके 6,800 रुपए कैश ट्रांसफर करने की बात सामने आई। घटना के बाद लोगों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी वार्ड बॉय को गिरफ्तार कर लिया। पिंपराले के घर वालों का आरोप है कि पिंपराले के पास 34,000 रुपए कैश और एक चांदी की अंगूठी भी थी, जो कि गायब है। आखिर ये दोनों गए कहां? परिवार वालों का ये भी कहना है कि इस वार्ड बॉय ने ही 34,000 रुपए की रकम और चांदी की अंगूठी को चुराया है। पुलिस घर वालों की शिकायत के बाद पूरी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी वार्ड बॉय ने कहीं पहले भी इस तरह का गुनाह तो नहीं किया। अगर यह घटना वाकई में सही है तो इस घटना के बाद इंसानियत का शर्मसार होना तय है।
ऐसी घटना को अंजाम देने के बाद कोई शख्स खुद को भला इंसान कैसे कह सकता है? क्योंकि मौत के बाद तो केवल गिद्ध ही हैं जो शव को नोचते हैं, जिंदा इंसान नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। और बात कोरोना से जुड़ी कुछ अच्छी खबरों की करते हैं। मध्य प्रदेश में बने पहले ड्राइव इन सिनेमा को अब देश का पहला ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जो 1 मई से शुरू हो जाएगा। पर्यटन विकास निगम ने इसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। भोपाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा अब देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर बनने जा रहा है। जी हाँ, राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपको नज़र आएगा पूरा ये जो ड्राइव इन सिनेमा बनाया गया था, अब ये वैक्सीनेशन सेंटर बनने जा रहा है, जो कि देश का पहला वैक्सीनेशन सेंटर कहलाएगा। स्वास्थ्य विभाग, यूनिसेफ और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम की तरफ से यहाँ पर अब लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथन जी हमारे साथ मौजूद है, सीधे हम उनसे बात करेंगे। सर, देश का ये पहला ऐसा सेंटर बनने जा रहा है, शायद कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी, तो सर ये कैसे आया दिमाग में कि ये भी हम कर सकते हैं? जैसे आप लोग जानते हैं, ये लास्ट 1 साल से कोविड-19 महामारी के समय में हम लोग सोच रहे थे कि कैसे उनका एंटरटेनमेंट हो सकता है। वैक्सीनेशन के बिना भी बहुत सारा बाहर मूवमेंट में दिक्कत हो रहा था, तो हम लोग ये दोनों चीज़ को लिया है, लेके क्यों नहीं हमारा ये ड्राइव इन जो सिनेमा है, यहाँ पे ड्राइव इन वैक्सीनेशन भी स्टार्ट ना करें। संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटों में 1267 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 21 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई है। अगर हम बात करें अप्रैल महीने की, तो पूरे अप्रैल माह में 29 दिनों में 289 लोग कोरोना के चलते काल के गाल में समा चुके हैं। और अगर बात करें पूरे कोरोना काल की, बीते साल से अब तक 703 लोगों की जानें गई हैं प्रयागराज में अकेले कोरोना संक्रमण के चलते। लेकिन अच्छी बात यह है कि लगातार लोग संक्रमण से मुक्त हो रहे हैं और नए संक्रमितों से उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अगर बीते 24 घंटों की बात करें तो जहां एक और 1267 लोग नए संक्रमित सामने आए थे, वहीं 1683 लोगों ने कोरोना को मात दी है, यानी वो कोरोना निगेटिव हो चुके हैं। और अगर हम बात करें, इनमें से 56 लोग ऐसे हैं जो तमाम अस्पतालों में भर्ती थे। इसके अलावा 1667 लोग होम आइसोलेशन में थे। तो प्रयागराज में जो स्थिति बनी हुई है, लगातार जो संक्रमितों की संख्या है वो उनसे जो संक्रमण से मुक्त होने वाले हैं उनसे कम है काफ़ी। बीते 24 घंटों में 25% ज़्यादा संक्रमण से मुक्त हुए हैं उनकी तुलना में जो संक्रमित हुए थे। तो उम्मीद की किरण एक तरफ जग रही है कि इसी तरह धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोरोना को मात देगा प्रयागराज। और अगर हम बात करें तो 24 घंटों में जिस तरह की स्थिति बनी है, वो लगातार 1267 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बीते 20 दिनों के बाद आंकड़ा 1200 के आसपास आया है। तो लगातार जो प्रयागराज है वो कोरोना से लड़ करके एक तरह से लीड ले रहा है। जिस तरह से लगातार संक्रमितों की संख्या अब घट रही है, दूसरी तरफ जो अस्पताल है वहाँ से लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो एक उम्मीद जगी है। जिस तरह की मारामारी थी अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर के, अगर संक्रमित कम होंगे तो निश्चित तौर पर जो संक्रमित नए आएंगे उनको बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी। और इस लिहाज से निश्चित तौर पर उम्मीद जगी है कि आने वाले कुछ और दिन बाद स्थिति सामान्य होगी। कम से कम जो नए संक्रमित होंगे उनको अस्पताल में बेड मिल सकेगा, उनका इलाज हो सकेगा। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस कोरोना की जंग को हम जीत कर रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। इस बुलेटिन में